क्या एसिड अटैक विक्टिम फिजिकल हैंडीकैप की कैटेगरी में आता है, डिसेबल समझा जाता है हमारे इंडिया में? क्या सेक्शन 8 ऑफ आरपीए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट का आर सेक्शन 8 किससे रिलेटेड है? क्या एनआरआई विदेश में रहकर इंडिया में इलेक्शन हो रहा हो तो वोट कर सकता है? भाषण 4 आइलैंड कहाँ पे है? पार्डनिंग पावर ऑफ यूएस प्रेसिडेंट और इंडियन प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर में डिफरेंस और सिमिलरिटीज़ क्या हैं? क्या मास्क यूज़ करना दूसरे के द्वारा मास्क ना यूज करना दूसरों के फंडामेंटल राइट को उल्लंघन करता है या वायलेट करता है? और ये टेक्निकल टेक्सटाइल क्या है? हेलो दोस्तों, डेट है आज 6 दिसंबर 2020 और स्वागत है आपका करंट विद जीएस में। आज हम ऊपर दिए सारे इन टॉपिक्स का सर्च करेंगे और ये वीडियो के एंड तक सारे क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा, तो वीडियो को ध्यान से देखिए। चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पे। फर्स्ट टॉपिक है जी, इंडियाज़ पॉपुलेशन विद डिसएबिलिटीज़। डिसएबिलिटीज़ का मतलब है जी फिजिकल हैंडीकैप्ड, जैसे किसी के पैर में फ्रैक्चर है, हाथ में, जैसे कोई लंगड़ा होता है तो डिसएबिलिटीज़। तो दिसंबर थर्ड को क्या है कि यूनाइटेड नेशन इसे 3 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के रूप में मनाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ किस लिए? ताकि इन जो डिसेबल पीपल हैं उनका इंक्लूसिव ग्रोथ हो सके, उनके लिए भी वर्ल्ड एक्सेसिबल हो सके। तो इसकी अवेयरनेस करने के लिए इस 3 दिसंबर को डिसेबिलिटीज़ डे मनाया जाता है। डिफरेंटली एबल्ड इसी को बोलते हैं जी फिजिकल हैंडीकैप्ड या डिफरेंटली एबल्ड या डिसेबल्ड। इसमें कितने डिसेबल्ड पीपल हैं इंडिया में? इंडिया में 2.2%, कितने 2.2% फिजिकली या मेंटली डिसेबल्ड। फिजिकली या मेंटली मतलब दिमागी तौर से या तो हैंडीकैप्ड है या फिजिकल। कितने कितने पीपल हैं इंडिया की पॉपुलेशन, जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 2.2% टोटल पॉपुलेशन का। ये पिछले साल डेटा किसने रिलीज किया था? नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, एनएसओ एक ऑफिस है जी, किसके अंडर काम करता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये मंत्रालय के अंदर ये काम करता है एनएसओ। इसने डेटा लास्ट ईयर रिलीज किया था, इंडिया की पॉपुलेशन 2.2% है हैंडीकैप्ड। अंटिल 2011 सेंसस, जो जनगणना हुई थी 2011 की, उसमें 7 क्वेश्चन अराइज हुए थे डिसेबिलिटीज़ के। तो उसके बाद 2016 में क्या हुआ कि सिर्फ जो डिसेबल्ड पीपल थे उसमें 7 कैटेगरीज थी। 7 जो फिजिकली डिसेबल समझा जाता था, जिन्हें हैंडीकैप्ड समझा जाता था, उसमें सिर्फ 7 कैटेगरीज ही आती थी। जैसे कोई लंगड़ा हुआ जिसका हाथ खराब हुआ, टूटा हुआ है, या फिर किसी को लकवा मार जाता है, जैसे पोलियो हो जाता है कहीं पे, मुंह पे या कहीं पे, या बॉडी में कहीं और पे डिसेबिलिटीज़ है। तो ऐसे करके 7 कैटेगरीज इंक्लूड होती थी डिसेबिलिटीज़ में। कब तक? 2011 सेंसस में जो दी गई थी। लेकिन 2016 में क्या हुआ, एक इस कैटेगरी को 7 से बढ़ा के 21 कर दिया। मतलब अब 21 कैटेगरीज हैं जो डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आती हैं। 21 कब किया गया? 2016 में इसे किया गया। इसके बाद क्या हुआ कि पहले सिर्फ जो डिसेबल पीपल होते थे फिजिकली, उन्हें ही डिसऑर्डर की कैटेगरी में रखा जाता था। जो बोल नहीं सकते थे, चल नहीं सकते थे, सुन नहीं सकते थे या देख नहीं सकते थे परमानेंटली, इन्हीं को क्या था पहले रखा जाता था। और इसके बाद क्या हुआ, ये डेफिनेशन को रिवाइज्ड किया गया। इसमें और भी कैटेगरीज इंक्लूड कर दी गई, और जो एक नई कैटेगरी इंक्लूड की गई वो थी एसिड अटैक विक्टिम्स। एसिड अटैक विक्टिम क्या है? जैसे जी मान लो किसी लड़की के मुंह पे किसी ने, अपराधी ने, क्रिमिनल ने एसिड डाल दिया है, तो वो उसकी जो चेहरा है पूरा ख़राब हो जाता है। तो उसे भी डिसेबिलिटी की कैटेगरी में रखा गया ताकि वो भी इस कैटेगरी का फ़ायदा उठा सके। अब डिसेबल हैं क्या?
मतलब कितने डिसेबल पीपल हैं कितने नहीं हैं ये देख लेते हैं। ये स्टेटमेंट याद रखना कि जो प्रपोर्शन ऑफ मैन है डिसेबल का इंडिया में वो हायर है वुमन से। मतलब जितने वुमन हैंडीकैप्ड हैं डिसेबल्ड हैं उनसे ज़्यादा मैन हैं इंडिया में, मैन। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे? रूरल एरियाज़ में, अर्बन एरियाज़ में कम है। दो फैक्ट याद रखना है इसमें। कौन सा? पहला, इंडिया में मैन में डिसेबिलिटी ज़्यादा है वुमन से। दूसरा, रूरल एरियाज़ में, मतलब ग्रामीण, रूरल का मतलब है ग्रामीण एरियाज़ में, विलेज एरिया में ज़्यादा है डिसेबिलिटीज़ अर्बन एरियाज़ से। अर्बन मतलब शहरी एरियाज़ से, शहरों से ज़्यादा गांव में डिसेबिलिटीज़ ज़्यादा है। और किस में ज़्यादा है? मैन में, वुमन से। सेकंड फैक्ट क्या है इसमें कि जो मैन होते हैं वो ज़्यादा लोकोमोटर का यूज करते हैं वुमन से ज़्यादा। लोकोमोटर क्या होती है? जो चेयर होती है ना पहिए वाली, जिसमें पहिए लगे होते हैं, व्हील चेयर बोलते हैं जिसे, उसी को लोकोमोटर बोला है। वो ज़्यादा मैन यूज़ करते हैं वुमन से। दूसरा क्या है इससे फ़ायदा क्या है जी डिसेबिलिटी कैटेगरी से? यही है जी, इन्हें एजुकेशनल राइट मिल जाते हैं, रिजर्वेशन मिल जाती है एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, रेलवे टिकट्स में। तो ये फ़ायदे होते हैं इन्हें, ताकि इनको भी इंक्लूसिव ग्रोथ के आस्पेक्ट में लाया जा सके। और इनके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है? हाँ जी, कॉन्स्टिट्यूशन में इनके लिए प्रावधान है। कौन सी आर्टिकल में? आर्टिकल 41 में डीपीएसपी आती हैं। डीपीएसपी कहाँ से कहाँ तक? आर्टिकल 36 से 51 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान में डीपीएसपी इंक्लूड की गई है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसके आर्टिकल 41 में, आर्टिकल 41 में डिसेबिलिटी से रिलेटेड आर्टिकल है। वो क्या कहता है? ये देखो जी, इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट तो इनकी इकोनॉमिक कैपेसिटी और डेवलपमेंट के लिए आर्टिकल भी दिया हुआ है, आर्टिकल 41। और क्या है इनके लिए? और क्या डाला गया है कि 7th शेड्यूल, जो 7th शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कितने शेड्यूल है? 12th शेड्यूल है। उसके 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट हैं। कौन कौन सी? यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। यूनियन लिस्ट का मतलब है कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट उन सब्जेक्ट पे जो इसमें सब्जेक्ट दिए गए हैं, यानी कि जितने भी इसमें प्रोविज़न धाराएं दी गई हैं उन पे सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, कानून बना सकती है। और स्टेट लिस्ट में स्टेट लिस्ट बना सकती है। कंकरेंट लिस्ट में दोनों बना सकती हैं, स्टेट भी और यूनियन भी। लेकिन यूनियन का कोई लॉ है तो यूनियन का लॉ प्रिवेल करेगा, मतलब कि यूनियन गवर्नमेंट का लॉ माना जाएगा अगर किसी सब्जेक्ट पे लॉ बना रखा है तो कंकरेंट लिस्ट में। और जो रिलीफ ऑफ द डिसेबल्ड एंड अनएम्प्लॉयबल, मतलब जो डिसेबल्ड को रिलीफ और अनएम्प्लॉयबल की कैटेगरी है, ये सब्जेक्ट किस में डाला गया है? स्टेट लिस्ट में डाला गया है। 7th शेड्यूल की स्टेट लिस्ट में डाला गया है ये सब्जेक्ट। कौन सा? रिलीफ ऑफ द डिसेबल्ड एंड अनएम्प्लॉयबल, रिलीफ ऑफ द डिसेबल्ड एंड अनएम्प्लॉयबल। तो ये डाला गया है कौन सी कैटेगरी में? स्टेट लिस्ट की में, 7th शेड्यूल में। इसमें बस इतना ही था। नेक्स्ट क्या है? सेक्शन 8 क्लाउज 3 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट। ये क्या है? ये रिलेटेड है जी, मान लो कोई पर्सन है और वो इलेक्शन लड़ना चाहता है, लेकिन उसे क्या है कि इम्प्रिजनमेंट हो गई, मतलब कैद हो गई। उसने कोई अपराध किया है और उसे 2 साल की कैद हो गई। तो उसे 2 साल की जो सज़ा सुनाई जाए, कैद हो गई, तो उसके छूटने के बाद, जेल से छूटने के बाद वो अगले 6 साल तक कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकता। अगले 6 साल तक कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकता अगर उसे 2 साल की सज़ा है तो। ठीक है जी। ये है कि इसमें दिया हुआ है कि अदर देन एनी ऑफेंस रेफर टू सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2, यानी कि इस जो ये सेक्शन है 8 के क्लाउज 3 में
सेक्शन 8 के क्लॉज 3 में दिया गया है कि इसमें 3 क्लॉज हैं सेक्शन 8 में, एक सेक्शन 1 और सेक्शन 2, इसके सब सेक्शन 1, सेक्शन 8 के सब सेक्शन 1 2 3, ये 3 दिया हुआ है 3 में कि जो सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 में जितने भी अपराध हैं उन्हें छोड़ के जो भी अगर कोई क्रिमिनल चार्ज है किसी पर्सन पे, अगर वो 2 साल या उससे ज़्यादा 2 साल या उससे ज़्यादा उसे सज़ा सुना दी जाती है कोर्ट की और वो जेल में काट के आता है, तो अगले 6 साल तक वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। ठीक है जी, 6 साल के बाद ही लड़ सकता है, बस यही है इसमें। नेक्स्ट क्या है, NRI कुड वोट बाय पोस्ट। अभी क्या है, इलेक्शन कमीशन ने प्रपोजल रखा है लॉ मिनिस्ट्री के पास कि NRI को भी पोस्टल बैलेट के द्वारा वोट डालने का अधिकार दिया जाए। पोस्टल बैलेट का मतलब है जी, मान लो NRI, पहले तो क्या होते हैं, NRI होते हैं नॉन रेजिडेंट इंडियंस, मतलब जो इंडिया के लोग होते हैं और कमाने के लिए विदेश चले जाते हैं, विदेश में रहते हैं और फिर कभी कभी यहाँ पे आते हैं, उन्हें NRI बोलते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस। इन्हें वोट करने का अधिकार है जी। लेकिन यहीं पे अभी क्या क्या यहाँ पे आके वोट कर सकते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इन्हें पोस्टल बैलेट के द्वारा, मतलब पोस्टल बैलेट के द्वारा, जैसे हम पोस्ट से भेजते हैं ना, जैसे मान लो हमें कोई चिट्ठी भेजनी होती है तो कैसे पोस्ट करते हैं ना हम, तो ऐसे ही इन्हें क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली मतलब इंटरनेट के द्वारा ही पोस्टल बैलेट के द्वारा इंटरनेट के जरिए इन्हें वोट करने का अधिकार दिया जाए ताकि ये विदेश में रहकर ही इलेक्शन कर सकें। इससे क्या है कि वोटिंग परसेंटेज है बढ़ेगी और लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट करेंगे। अभी तो क्या है, इलेक्शन चल रहा है, वोट करनी है तो यहाँ NRI को यहीं पे आना पड़ेगा वोट करने के लिए, तो बहुत कम लोग आ पाते हैं यहाँ पे वोट करने के लिए, तो फिर वो वहीं पे रहते हुए वोट कर सकते हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन ने प्रपोजल भेजा है किसको, लॉ मिनिस्ट्री को, कि ये इन्हें परमिट दिया जाए NRI को वोट करने के लिए। अभी प्रपोजल भेजा है, अभी इन्हें राइट दिया नहीं है विदेश में रहकर वोट करने का, ध्यान दीजिएगा। अभी करंट पोजीशन क्या है, अभी करंट पोजीशन क्या है कि कोई भी इंडियन सिटीजन अब्रॉड में रह रहा है, अब्रॉड का मतलब विदेश में रह रहा है, वो इसे पहले तो कब दिया गया था राइट, पहले तो इनके पास 2011 से पहले तो राइट ही नहीं था कि ये सिटीजन अब्रॉड रह रहे हैं बहुत सालों से, तो इन्हें वोट देने का अधिकार ही नहीं था। लेकिन 2011 में इन्हें राइट दिया गया। ये RP एक्ट, जो RP एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, इसमें अमेंडमेंट किया गया, सुधार किया गया और तब जाके 2011 में इन्हें राइट दिया गया। अब क्या है कि जो NRI थे वो वोट कर सकते थे अपनी कंस्टिट्यूंसी में। कंस्टिट्यूंसी का मतलब है जिस स्टेट में और जिस डिस्ट्रिक्ट में वो रह रहे हैं, तो एक कंस्टिट्यूंसी बांट दी जाती है कि इस कंस्टिट्यूंसी से एक MP या MLA होगा, तो जहाँ पे वो उनका रेजिडेंशियल है वहीं पे वो वोट कर सकते हैं, प्लेस ऑफ रेजिडेंस पे। और इस वोट करने के लिए उन्हें पासपोर्ट दिखाना होता था कि पासपोर्ट के दिखा के ही वोट कर सकते हैं। अब तक क्या है कि वो सिर्फ आकर यहाँ पे वोट कर सकते थे, या तो इससे क्या होता था, उन्हें यहाँ पे आना था वोट करने के लिए और ओरिजिनल पासपोर्ट को दिखा के ही वोट कर सकते थे। अब तक ये है। और अभी जो डिमांड की है कि पोस्टल बैलेट के द्वारा इंटरनेट के जरिए ही विदेश में रहकर इन्हें वोट करने का अधिकार दिया जाए, लेकिन अब तक सिर्फ ये है कि वो यहीं पे आके वोट कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं होगा क्या। 2015 तक क्या है कि जो इंडिया का डायस्पोरा पॉपुलेशन है, डायस्पोरा पॉपुलेशन इन्हीं को बोलते हैं जो विदेशों में लोग रहते हैं, इंडिया ओरिजिन के लोग रहते हैं, उसी को डायस्पोरा क्या बोलते हैं, डायस्पोरा। तो ये वर्ल्ड में लार्जेस्ट हैं अभी 2015 तक। कितने थे, 16 मिलियन पीपल। 16 मिलियन का मतलब होता है 1,60,00,000, 160 लाख लोग इंडिया के बाहर रहते हैं 2015 तक। अगर मान लो ये वोटिंग का अधिकार दे दिया इन्हें कि पोस्टल बैलेट के द्वारा विदेश में रहकर ही ये वोट कर सकते हैं, तो इससे कैसे वोट करेंगे, फिर ये कैसे वोट करेंगे उसे देख लेते हैं। तो वोट कैसे करेंगे ये, अगर इन्हें अधिकार दे दिया विदेश में रहकर ही वोट करने का, तो इन्हें जब इलेक्शन नोटिफिकेशन जारी होगा, मान लो इलेक्शन होने, इलेक्शन से पहले इलेक्शन नोटिफिकेशन जारी होता है, इलेक्शन नोटिफिकेशन के 5 दिन के अंदर अंदर
विदिन 5 डेज इन्हें RO रिटर्निंग ऑफिसर को इन्फॉर्म करना होगा। रिटर्निंग ऑफिसर क्या होता है जी, जैसे जिस कॉन्स्टिट्यूंसी है, जैसे मान लो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे वोट होने हैं, तो एक उस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, उस एरिया के लिए जहाँ पे मतलब अलग अलग एरिया डिफाइन किए जाते हैं ना, वही कॉन्स्टिट्यूंसी है। जैसे एक MP के लिए एक एरिया डिफाइन कर दिया कि इस एरिया से एक MP होगा, तो ये कॉन्स्टिट्यूंसी है। उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ पे भी वो रेजिडेंस है जिसका, तो वहाँ पे एक RO नियुक्त किया जाता है, रिटर्निंग ऑफिसर, जो क्या है कि वहाँ इलेक्शन की जितनी भी गतिविधियाँ हैं उनको देखता है इलेक्शन टाइम में। तो इस NRI को अगर वोट डालना है पोस्टल बैलेट से इंटरनेट के द्वारा विदेश में रहकर ही, तो जब इलेक्शन नोटिफिकेशन जारी होगा, तो उसके 5 दिन के अंदर अंदर, कितने दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर अंदर इसे RO को, रिटर्निंग ऑफिसर को RO को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मैं वोट डालना चाहता हूँ। ठीक है जी। तो फिर क्या होगा कि इसे एक RO को इसे डिस्पैच करेगा बैलेट पेपर इलेक्ट्रॉनिकली। जो रिटर्निंग ऑफिसर है इन्फॉर्म जब कर देगा NRI इसे, तो RO बैलेट पेपर भेजेगा। इसे बैलेट पेपर है जी, एक पेपर ही होता है वोट डालने के लिए, तो उसे भेजेगा। ये इसे डाउनलोड करेगा इंटरनेट से और प्रिंट आउट करेगा। प्रिंट आउट करके इसे वोट डाल के भेज देगा। लेकिन किसके साथ, एक डिक्लेरेशन और देनी होगी इसे। डिक्लेरेशन का मतलब है घोषणा पत्र देना होगा, वो अटेस्ट कराना पड़ेगा। अटेस्ट का मतलब है जी साइन कराना पड़ेगा उस पर। किससे, जो डिप्लोमेट या कंसुलर है। जैसे डिप्लोमेट कंसुलर क्या होते हैं, जैसे मान लो अमेरिका है, अमेरिका में हमें जाना है, तो अमेरिका का वीज़ा चाहिए ना हमें, तो वीज़ा कैसे मिलेगा। अमेरिका ने क्या है, इंडिया में डिप्लोमेट या उसे एम्बेसडर भी बोलते हैं, और वो एम्बेसडर के नीचे ही छोटे अधिकारी कंसुलर अपॉइंट कर देते हैं। तो हम उनके पास जाएंगे ना, हमें इंडिया में ऑफिस है, ऐसा तो नहीं है हमें वीज़ा अमेरिका से जाके अप्रूव कराना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे ऑफिस होते हैं इंडिया में, तो वहाँ पे जाके अप्रूव होता है। ऐसे इंडिया के जो डिप्लोमेट हैं या एम्बेसडर हैं, वो भी जो जगह जगह अलग अलग कंट्रीज़ में, जैसे अमेरिका हुआ या ब्रिटेन हुआ, तो वहाँ पे मान लो कोई अमेरिका में रह रहा है कोई पर्सन NRI, तो वो वहाँ पे डिप्लोमेट के पास जाएगा, उससे अटेस्ट कराएगा, डिक्लेरेशन को साइन कराएगा मतलब, और उसके साथ अपने बैलेट पेपर के साथ भेज देगा इलेक्ट्रॉनिकली RO को, रिटर्निंग ऑफिसर को, तो उसकी वोट काउंट हो जाएगी। ऐसे वोट डालेगा। अब एक प्रॉक्सी वोटिंग का भी कंसेप्ट है जी। प्रॉक्सी वोटिंग क्या होती है, मान लो NRI खुद ना आए यहाँ पे और किसी और पर्सन को बोल दे कि तुम मेरे जगह वोट डाल देना। जैसे आपने क्लास में कभी प्रॉक्सी लगाई होगी ना, कोई आपका फ्रेंड नहीं आया होगा, उसकी जगह पे हाज़िरी बोल देते हैं कि यस सर। तो ऐसी है जी प्रॉक्सी वोटिंग, कि NRI की जगह कोई इंडिया में पर्सन रह रहा है, वो इसी को बोल दे, उसी को कह दे कि मेरी वोट तुम डाल देना। तो ऐसा प्रपोजल यूनियन कैबिनेट ने पास किया था 2017 में प्रॉक्सी वोटिंग का राइट का। लेकिन अभी ये बिल जो है RPA को अमेंडमेंट करने के लिए लाया गया था। ये लोकसभा से तो पास हो गया था ये बिल, लेकिन अभी राज्यसभा से पास नहीं हुआ है। लोकसभा ने पास किया था, राज्यसभा से पास नहीं हुआ, और ये बिल लैप्स हो गया। लैप्स का मतलब है जी ये बिल ख़त्म हो गया, क्योंकि लोकसभा डिसोल्यूशन हो गई। एक 16th लोकसभा में ये बिल लाया गया था कि प्रॉक्सी वोटिंग का अधिकार दिया जाए NRI को, कि NRI वहाँ रह के किसी पर्सन से कह दे कि मेरी वोट तुम डाल देना। तो ये अभी है नहीं प्रॉक्सी राइट भी। प्रॉक्सी वोटिंग का राइट है वो भी नहीं है NRI के पास। ठीक है जी, ना ही इलेक्ट्रॉनिकली है पोस्टल बैलेट का, ना प्रॉक्सी राइट है। अभी क्या है, अभी सिर्फ आना पड़ता है। तो ये सिर्फ प्रपोजल रखे थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, रोहिंग्या शिफ्टिंग बाई बांग्लादेश। ये रोहिंग्या क्या है जी, ये रोहिंग्या पीपल हैं जी। कहाँ पे रहते हैं, म्यांमार और बांग्लादेश इंडिया के बॉर्डर पे रहते हैं। अपना मैप तो देखा होगा, जैसे यहाँ पे इंडिया है और बांग्लादेश है, ये असम त्रिपुरा है, और यहीं पे म्यांमार है। तो यहाँ पे बॉर्डर पे रहते हैं ये लोग, रोहिंग्या पीपल। तो इन्हें अभी क्या है, बांग्लादेश में रहते हैं ये। बांग्लादेश इनको, ये म्यांमार से आए थे,
कहाँ से आए थे? म्यांमार से आए थे, क्योंकि म्यांमार के जो लोग हैं वहाँ पे इन्हें एक तरह से भगा दिया था वहाँ पे। एथनिक क्लेंजिंग बोलते हैं, जैसे वहाँ पे बुद्धिस्ट पीपल रहते हैं और ये बिलोंग करते हैं मुस्लिम्स से, मुस्लिम कम्युनिटी से, तो इनको वहाँ से भगा दिया और इन दोनों में एक तरह से वार सिचुएशन हो गई थी। दोनों में ये मान लो दोनों कम्युनिटी में फाइट हो गई थी और वहाँ से लोगों को भगा दिया कि तुम यहाँ के नहीं हो, यहाँ से जाओ, म्यांमार के नहीं हो। तो ये बांग्लादेश के बॉर्डर पे रहते हैं और कुछ इंडिया में भी रहते हैं। तो अभी बांग्लादेश ने क्या किया है, इन लोगों को शिफ्ट करने का सोचा है। कहाँ पे? भासन चार आइलैंड में, जो मैंने क्वेश्चन में पूछा था, भासन चार आइलैंड, ये बांग्लादेश में है जी। कहाँ पे ये भासन चार? ये जी भासन चार आइलैंड, ये आपका बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, और ये म्यांमार है यहाँ पे, इधर मैप में आप देख लीजिएगा एक बार, ये म्यांमार है इधर, ये म्यांमार है और ये बांग्लादेश यहाँ पे, ये बे ऑफ बंगाल में है, क्या है? भासन चार आइलैंड। अब रोहिंग्या इसका विरोध कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि भासन चार ऐसा आइलैंड है, लो लाइंग एरिया, लो लाइंग का मतलब इसका जो समुद्र तल है, समुद्र से ऊंचाई बहुत ही कम है, जो ओशियंस है उससे कम ऊंचाई है, क्योंकि अगर ज़रा सा भी पानी का लेवल बढ़ा समुद्र में तो ये आइलैंड डूब सकता है, तो उनके लिए खतरा है रोहिंग्या के लिए, इसलिए रोहिंग्या इसका विरोध कर रहे हैं। रोहिंग्या ये है कौन? ये एथनिक ग्रुप है, मुस्लिम्स, मोस्टली क्या है, मुस्लिम्स आते हैं इसमें। ये म्यांमार में रहते थे और म्यांमार ने इन्हें फुल सिटीजनशिप कभी नहीं दी थी, कभी ग्रांट नहीं की थी फुल सिटीजनशिप। इन्हें फॉरेनर रेजिडेंट क्लासीफाई किया था, या एसोसिएट सिटीज़न म्यांमार ने। फॉरेन का मतलब विदेशी लोग हैं, ये यहाँ पे रह रहे हैं, इसलिए इन लोगों को वहाँ से आना पड़ा। लेकिन ये एथनिकली ये किससे बिलोंग करते हैं? इंडो आर्यन पीपल की तरह ही हैं ये, इंडो आर्यन या बांग्लादेश। ज़्यादा किससे मैच करते हैं ये जो रोहिंग्याज हैं? इंडो आर्यन या बांग्लादेशी लोगों से मैच करते हैं ये लोग। जो यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल है, कौन है? एंटोनियो गुतेरस ने भी इन्हें कहा कि ये वन ऑफ द मोस्ट डिस्क्रिमिनेटेड पीपल हैं वर्ल्ड में, मतलब जिनका सब बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है, उनमें से ये पीपल रोहिंग्या एक हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। आपको आंसर मिल गया होगा। भासन चार आइलैंड कहाँ पे है? बांग्लादेश में, बे ऑफ बंगाल में। और रोहिंग्या कहाँ से? म्यांमार से बांग्लादेश में आए थे और इन्हें बांग्लादेश भासन चार आइलैंड में शिफ्ट कर रहा है, इसलिए न्यूज में था। नेक्स्ट आर्टिकल, पार्डनिंग पावर ऑफ यूएस एंड इंडियन। पार्डनिंग का मतलब है जी एक तरह से माफ़ करना, फगीव करना। जो यूएसए का प्रेसिडेंट है और इंडियन प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर है, ये मैं पहले भी करा चुका हूँ ये आर्टिकल। ये यूएस की प्रेसिडेंट की पावर देख लेते हैं पहले। यूएस के पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मतलब उनके संविधान में दिया गया है पार्डनिंग पावर को। पार्डनिंग या कम्यूट सेंटेंस, सेंटेंस का मतलब होता है सज़ा, सज़ा को कम्यूट करना या पार्डन करना। रिलेटेड टू फेडरल क्राइम, फेडरल क्राइम का मतलब है जी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ हैं। वहाँ पे भी दो गवर्नमेंट है ना जी यूएसए में, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है यूएसए की, तो जो उन्हें फेडरल लॉज बोलते हैं, तो मतलब फेडरल क्राइम में आ जाते हैं वो, जो भी क्राइम करता है उनसे रिलेटेड, उनके अगेंस्ट जाता है उन लोगों के, तो उनमें ही ये यूएस प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? पार्डन और कम्यूट कर सकता है सेंटेंस को। सेंटेंस मतलब सज़ा। इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये पावर की कोई लिमिट नहीं है और कांग्रेस भी रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। कांग्रेस क्या है? वहाँ की पार्लियामेंट को, यूएसए की पार्लियामेंट को कांग्रेस बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ में संसद बोलते हैं ना, संसद या पार्लियामेंट इंडिया में, वहाँ की पार्लियामेंट को कांग्रेस बोलते हैं। तो कांग्रेस यूएस के प्रेसिडेंट की जो पार्डनिंग पावर है उसको ना रेस्ट्रिक्ट कर सकती है और इसकी कोई लिमिट भी नहीं है। नेक्स्ट क्या है? ये इसका डिस्क्रिशन बहुत ज़्यादा है यूएस की प्रेसिडेंट का। डिस्क्रेशनर का मतलब है, डिस्क्रेशनरी पावर का मतलब एक तरह से मान लो, डिस्क्रेशन मतलब मन मर्जी एक तरह से, क्योंकि ये आंसरेबल नहीं है पार्डनिंग पावर के लिए। यूएस का प्रेसिडेंट आंसरेबल नहीं है, उत्तरदायी नहीं है पार्डनिंग पावर के लिए, किसी को जवाबदेही नहीं है, किसी को जवाब देगा या किसी को, और कोई रीज़न भी प्रोवाइड नहीं करेगा।
ना इसे कोई रीज़न देना पड़ता है कि मान लो किसी अपराधी या कोई क्रिमिनल है, उसको माफ़ किया, पार्डन किया, उसकी सज़ा माफ़ कर दी, तो इसे ना तो कोई रीज़न देना पड़ता कारण कि मैंने क्यों माफ़ किया, ठीक है जी, और ना किसी को और कोई जवाब देना पड़ता। इसी का मतलब है नॉट आंसरेबल और नॉट हैव टू प्रोवाइड रीज़न फॉर द इश्यूइंग वन। लेकिन इस पे कुछ लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन? लिमिटेशन का मतलब कि इस पे कुछ कंट्रोल है पावर पे। क्या कंट्रोल है? कि जो प्रेसिडेंट है उसका जब इम्पीचमेंट हो रहा हो, इम्पीचमेंट हो रहा हो, इम्पीचमेंट का मतलब है रिमूवल, हटाना। जब वहाँ के यूएस के प्रेसिडेंट को हटा रहा हो वहाँ के पार्लियामेंट में, यानी कि कांग्रेस में, उसका हटाने का, रिमूवल का, इम्पीचमेंट का प्रोसेस चल रहा हो, तब प्रेसिडेंट इस पार्डनिंग पावर को यूज़ नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट अपने आप को ही माफ़ कर दे, उसको तब यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। और दूसरा मैंने पहले ही बता दिया कि सिर्फ फेडरल क्राइम के लिए यूज़ हो सकता है, स्टेट क्राइम के लिए नहीं यूज़ नहीं हो सकती ये पार्डनिंग पावर। वही फेडरल क्राइम मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है उसके अगेंस्ट कोई क्राइम करता है तो उस पर यूज़ हो सकता है, स्टेट का कोई लॉ है उस पर नहीं हो सकता है, फिर स्टेट में जाएगा वो जो भी केसेस हैं। अब इंडिया की पार्डनिंग पावर देख लेते हैं। इंडियन प्रेसिडेंट के पास भी अंडर आर्टिकल 72 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 72 आर्टिकल में दी हुई हैं। कौन कौन सी पावर है? पार्डनिंग। पार्डनिंग का मतलब है जी बिल्कुल माफ़ करना। मान लो किसी को डेथ सेंटेंस मिली हुई है तो उसको भी अगर प्रेसिडेंट चाहे तो उसे माफ़ कर सकता है कि जा भाई तू बिल्कुल फ्री है, नॉर्मल सिटीज़न हो सकता है बिल्कुल, कि उस पर अब कोई सज़ा का प्रावधान नहीं है। दूसरा रिप्राइव्स, रेस्पाइट्स या रिमिशंस, सस्पेंड, रिमिट या कम्यूट, ये पावर है जी इसमें। दूसरा कब, कहाँ और कहाँ कहाँ एक्सरसाइज कर सकता है पार्डनिंग पावर को? इंडिया में कोई भी सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने किसी ने भी दिया हो तो एक्सरसाइज कर सकता है उस प्रेसिडेंट। दूसरा है कोर्ट मार्शल ने, मार्शल कोर्ट होते हैं जी। आर्म फोर्स, जो आर्म फोर्स होती है हमारी, मिलिट्री होती है, मिलिट्री एक तरह से, जैसे नेवी हुई, आर्मी हुई, एयरफोर्स, इनके जो कोर्ट होते हैं, कोर्ट मार्शल वगैरह, अगर उन्होंने भी कोई सेंटेंस दिया, सज़ा दी है किसी पर्सन को, तो भी इस केस में भी इंडिया का प्रेसिडेंट अपनी पार्डनिंग पावर का यूज़ कर सकता है। वही दूसरा किसी यूनियन लॉ पे दी हुई है या सेंटेंस ऑफ डेथ, मृत्यु की सज़ा किसी को सुना दी गई है, उस पर भी यूज़ कर सकता है पार्डनिंग पावर, यही दिया है इसमें। लेकिन कुछ इंडिया पे भी, प्रेसिडेंट पे भी लिमिटेशन है। क्या? कि ये पावर प्रेसिडेंट अकेला यूज़ नहीं करता है अलोन अपनी पार्डनिंग पावर को। इस किसकी एडवाइस पे काम करता है? सलाह। किसकी एडवाइस पे काम करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं ना, जिन्हें हेड करता है पीएम, प्रधानमंत्री जिन्हें हेड करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जैसे होम मिनिस्टर हो गया, फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री हो गया, विदेश मंत्री हो गया, फॉरेन मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर हो गया, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कैटेगरी में आते हैं ये सारे जितने भी मिनिस्टर हैं। और इन्हें हेड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम, ये इन्हें एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को। जो एडवाइस प्रेसिडेंट को देंगे ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो प्रेसिडेंट को मतलब माननी होगी, बाइंडिंग होगी प्रेसिडेंट पे, तो उस वही एक्सरसाइज करेगा, वही पावर जो ये लोग कहेंगे। अकेला कुछ नहीं कर सकता प्रेसिडेंट, सिर्फ नाम के लिए। और गवर्नर भी कर सकता है। गवर्नर स्टेट के केसेस में, हाई कोर्ट, अगर स्टेट में हाई कोर्ट है उसने कोई सेंटेंस सज़ा सुनाई है तो गवर्नर भी पावर यूज़ कर सकता है अपनी। लेकिन एक चीज़ और है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोवाइड नहीं किया था कि जो प्रेसिडेंट या गवर्नर की जो पार्डनिंग पावर है उसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में क्वेश्चन किया जा सकता है, जुडिशल रिव्यू किया जा सकता है। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये देख सकता है कि ये पावर गलत तरीके से तो यूज़ नहीं की गई है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रावधान नहीं था इसका कि मतलब प्रेसिडेंट या गवर्नर की पार्डनिंग पावर को क्वेश्चन किया जाए या नहीं किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट था इसमें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इपुरु सुधाकर के केस में, इपुरु सुधाकर के केस में कहा था कि प्रेसिडेंट या गवर्नर की पावर को जुडिशल रिव्यू किया जा सकता है। मतलब देखा जा सकता है कि ये आर्बिट्रेरीनेस पे बेस्ड तो नहीं है। आर्बिट्रेरीनेस का मतलब होता है कि ये मनमर्जी के, अपनी स्वेच्छा मनमर्जी या गलत तरीके से तो यूज़ नहीं हुई है, तो इसी को कहते हैं जुडिशल रिव्यू। जुडिशल रिव्यू कर सकता है इसका, दोबारा देख सकता है सुप्रीम कोर्ट।
ये अधिकार है इसका। तो ये आपको याद क्या रखना है कि प्रेसिडेंट या गवर्नर की पार्डनिंग पावर को जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है या नहीं। हाँ बिल्कुल, यस, किया जा सकता है। किसके के कौन से केस में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? ये पूर्व सुधाकर केस में, ये याद रखना है, ये पूर्व सुधाकर केस में कहा था कि इनकी पावर को जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नॉट यूजिंग मास्क फ्लॉट्स फंडामेंटल राइट्स। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो लोग मास्क यूज़ नहीं कर रहे हैं वो दूसरों का फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहे हैं। मतलब मान लो ये ए पर्सन है और यहाँ पे बी सी डी बहुत सारे पर्सन है, अगर ये मास्क नहीं पहन रहा है तो ये दूसरों के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहा है, वायलेट कर रहा है। कैसे? क्योंकि इनको भी तो बीमारी हो सकती है, इन्हें भी तो स्वस्थ रहने का अधिकार है अगर ये यूज़ नहीं कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर आप मास्क नहीं पहन रहे हो तो आप दूसरों के फंडामेंटल राइट को, मूल अधिकार को का उल्लंघन कर रहे हो, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो आपका स्टेटमेंट आ जाए कि नॉट यूजिंग मास्क इज़ ए वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो यस, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अभी ऑब्जर्व किया है। बस इतना ही था इसमें। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। मिनिस्ट्री सीक्स प्रपोजल्स फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल बॉडी। अभी क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, टेक्सटाइल का मतलब क्या होता है? कपड़े को ही बोलते हैं टेक्सटाइल, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, कपड़े को ही। तो कपड़ों का मंत्रालय है जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने अभी एक प्रपोजल इनवाइट किया है। क्या किया है कि जो एक्सपर्ट बॉडी होती हैं, एक्सपर्ट बॉडी, उनसे एसोसिएशंस वगैरह होती हैं, एक प्रपोजल इनवाइट किया है कि एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाई जाए। किसके लिए? टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए। एक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाई जाए टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए। कि इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं? कपड़ा मंत्रालय ने तो इनविटेशन भेजा है। किस किस के लिए? जो एक्सपोर्टर एसोसिएशंस हैं या ट्रेड बॉडीज़ हैं। एक्सपोर्ट एसोसिएशन का मतलब जो कपड़ों का एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर हमारे विदेश से बाहर निर्यात करते हैं, भेजते हैं, या ट्रेड बॉडीज़ होती हैं जो ट्रेड करते हैं कपड़ों का, टेक्सटाइल का, उनको इनविटेशन भेजा है कि एक्सपोर्ट काउंसिल बनाई जाएगी, तो आप यहाँ पे स्वागत है आपका, आइए। तो उनमें से चुन के बनाई जाएगी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। किसके लिए? टेक्सटाइल, टेक्निकल टेक्सटाइल। टेक्निकल टेक्सटाइल क्या है हम बाद में देखेंगे, पहले क्या है ये देखते हैं। तो कपड़ा मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने इनविटेशन भेजा है एक्सपोर्टर एसोसिएशन को, ट्रेड बॉडीज़ को। कौन कौन सी बॉडीज़ को? ट्रेड बॉडीज़ और एक्सपोर्टर एसोसिएशन को। सिर्फ उन्हीं को जो या तो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर हैं, एक कंपनीज एक्ट बना था गवर्नमेंट ने, या तो उसमें रजिस्टर हैं ये, या फिर सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट, सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्टर हैं। और ये कब तक इनवाइट है? 15 दिसंबर तक ये इन्फॉर्म कर सकती हैं मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल को। नेक्स्ट क्या है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने फरवरी में इसी ईयर 2020 में क्या किया था? एक अप्रूवल दिया था नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन को सेटअप करने के लिए। नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन को सेटअप करने के लिए फरवरी में 2020 में किसने दिया था अप्रूवल? किसने? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूवल का मतलब अनुमति दे दी थी अपनी, ये सेटअप करने के लिए, बनाने के लिए नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल कमीशन विद इन 4 ईयर। ये कब तक होगा? 4 साल के लिए इम्प्लीमेंट होगा ये मिशन। कौन सा? नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। और ये जो काउंसिल बनाने की गई है, ये इसी का कंपोनेंट है। कौन सी? इस मिशन का, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन का ही एक पार्ट है ये एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, इसी का पार्ट होगा जो अभी इन लोगों को इनवाइट किया है। अभी जो हमारे कंट्री में है, जो जितना भी ये टेक्निकल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होता है पूरे पर ईयर कितना होता है? लगभग 14,000 करोड़ तक का एक्सपोर्ट होता है। 14,000 करोड़ तक का एक्सपोर्ट होता है, टेक्निकल टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट होता है एनुअली पर ईयर, 14,000 करोड़ तक का। गवर्नमेंट ने टारगेट किया है कि जो मार्केट साइज है टेक्निकल टेक्सटाइल का, वो कितना कर दिया जाए? 350, $350 बिलियन तक, $350 बिलियन तक। कब तक? 2024 से 25 तक, 2024 से 25 तक। जो नेशनल टेक्निकल
टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन लॉन्च किया है 4 साल के लिए, 2020 से 2024-25 तक के लिए। इसमें क्या है कि जो टेक्निकल टेक्सटाइल का मार्केट साइज़ है उसे $350 बिलियन तक बढ़ाना है। कब तक? 2024 से 25 तक। अभी कितना है? 167 बिलियन डॉलर का अभी मार्केट साइज़ है टेक्निकल टेक्सटाइल का। और अब देख लेते हैं टेक्निकल टेक्सटाइल है क्या। टेक्निकल टेक्सटाइल है जी जो हम ओढ़ने पहनने के लिए, बिछाने के लिए या सजाने के लिए जितना भी कपड़ा यूज करते हैं, डेकोरेटिव पर्पज़ का मतलब है जी सजाने के लिए किसी, तो जितना भी कपड़ा यूज़ करते हैं उसे छोड़ के जितना भी कोई कपड़ा कहाँ जहाँ पे यूज होता है उसे टेक्निकल टेक्सटाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेक्निकल टेक्सटाइल। टेक्निकल कपड़ा, एक तरह से तकनीकी वस्त्र बोल सकते हैं आप हिंदी में। क्या क्या इंक्लूड करता है ये टेक्निकल टेक्सटाइल? एक तो यही होगा कि जो हम, जैसे मान लो आप पैंट शर्ट वगैरह पहनते हो या बिछाने के लिए बेड में बिस्तर के लिए यूज़ करते हो या पर्दे वर्दे कर्टेन वगैरह सजावट के लिए यूज़ करते हो, उस कपड़ा को छोड़ के सारा टेक्निकल टेक्सटाइल में आता है। और क्या क्या आता है इसमें? ऑटोमेटिव एप्लीकेशंस में यूज़ होता है इसका। ध्यान रखना, ये बहुत पूछ लेते हैं कहाँ कहाँ पे यूज है इसका, तो याद रखना टेक्निकल टेक्सटाइल का कहाँ कहाँ पे यूज है। ऑटोमेटिव 2019 के पेपर में भर भर के पूछे हैं क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड। तो टेक्निकल टेक्सटाइल का एप्लीकेशन क्या है, कहाँ कहाँ पे? ऑटोमेटिव एप्लीकेशन, मेडिकल टेक्सटाइल्स, जियो टेक्सटाइल में, एग्रो टेक्सटाइल में, प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग में। अब ये है क्या? आप सोच रहे एग्रो टेक्सटाइल का मतलब है ये जो कृषि में यूज़ होते हैं, खेती करने में जो यूज़ होता है कपड़ा। या जियो टेक्सटाइल का मतलब, जियो का मतलब अर्थ से रिलेटेड होता है, अर्थ में जो टेक्सटाइल। या मेडिकल पर्पज, अब मेडिकल टेक्सटाइल में कैसे यूज़ होता है? जैसे मान लो जो डॉक्टर वगैरह के कोट वगैरह होते हैं, मतलब जो ऊपर से पहनते हैं ना वो जैकेट सी वाइट सी, तो जो ये जो यूज़ होते हैं या और भी किसी में कपड़ा यूज़ होता है उसे मेडिकल टेक्सटाइल बोलते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये सब तो ठीक है, कृषि में कैसे यूज़ होता है ये, खेती में कहाँ पे एक कपड़ा यूज़ होता है? अभी दिखा देते हैं आपको। ये देखो, ये यूज़ हो रहा है टेक्निकल टेक्सटाइल। ये क्या? पेड़ों को ढक देते हैं। इससे फ़ायदा क्या है? इंसेक्ट वगैरह से बच जाते हैं पेड़। अभी आपने सुना होगा कुछ महीने पहले, 3-4 महीने पहले यूज़ थी टिड्डियों का हमला, पाकिस्तान से आ रही थी टिड्डी। वो टिड्डियों से इन्हें को बचा जा सकता है अगर ये कपड़े से ढकी हो तो फसल, और भी सारे इंसेक्ट से बचाया जा सकता है। तो यही फ़ायदा होता है इसे ढकने का। ये देखो यहाँ पे ईंटें रख रखी हैं, ब्रिक्स, और कपड़े से ढक रखा है इसे। और ऐसे भी लगा देते हैं पूरा तंबू सा जहाँ पे गार्डनिंग होती है ना, ये देखो पूरा ये। और जियो टेक्सटाइल में कैसे यूज़ होता है? जियो टेक्सटाइल में ये देखो, सड़क बनाने के लिए भी यूज़ होता है कपड़ा। ये बहुत हैवी कपड़ा होता है, सड़क पे बिछा दिया जाता है, ये सीढ़ियों पे बिछाया जा रहा है ये कपड़ा है जी, ये टेक्सटाइल है, टेक्निकल टेक्सटाइल बोलते हैं इसे, टेक्निकल टेक्सटाइल। तो ऐसे यूज़ होता है। आज के आर्टिकल में बस इतना ही था। आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर जितना आप कर सकते हो, ताकि मैं आगे भी वीडियो बनाता रहूँ। थैंक यू वेरी मच।